हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बाइंडिंग ऑफ ड्रग एक्चुअल में क्या होती है। इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है कई बार। और फिर हमारे यहाँ टॉपिक बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ये आपने कभी क्वेश्चन पेपर वगैरह में देखा होगा, और अगर आपके सेशनल हो चुके हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग, ये दोनों हमारे एक तरह से बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स का टाइप्स हो जाते हैं। और इसके बाद देन हमारा आता है इंपॉर्टेंट एक फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। तो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब साथ में जोड़ देते हैं, जैसे बोला कि डिफाइन करो या इसके बारे में लिखो, और साथ में आपको नोट लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के ऊपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारी एक शॉर्ट डेरिवेशन आती है। अब ये डेरिवेशन है तो एग्जाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं इसके, जैसे हमारी एक काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, और एग्जाम में आती है क्योंकि भाई ये हमारी एक डेरिवेशन है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक बचेगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये सारी की सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 1 है बायोफार्मास्यूटिक्स की, वो आज कंप्लीटली कवर हो जाएगी। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो यूनिट सेकंड से आगे के जितने भी यूनिट्स हैं ना, सभी को हम जो है क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे, यानी कि यूनिट वाइज पूरी यूनिट की एक वीडियो मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी जल्दी मतलब कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये सही लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये हमारी यूनिट 1 की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कवर किया था, दूसरी वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कवर किया था, और ये तीसरी वीडियो में हम प्रोटीन बाइंडिंग को कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल ना देसी भाषा में समझ लेते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, हमने इतना पढ़ा अब तक कि जैसे भी हम कोई दवाई या गोली खाते हैं, मान लो हमने कोई भी टैबलेट खाई, वो क्या होगी, वो हमारे स्टमक में, मतलब हमने माउथ से खाई, तो वो जाते हुए क्या जाएगी, हमारे ईसोफेगस वगैरह फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में चली जाती है। ठीक है। और यहाँ जब पेट में जाती है तो उसका होता है डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, वो टूटती फूटती है, और उसके बाद वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जो होती है उसमें चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, उसका होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो हमारे ब्लड में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जो हमारा ब्लड, इस तरह ब्लड वेसल्स होती हैं सभी में, वो हमारी एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल में पहुंच जाती है। ठीक है। तो पहला काम जब ये जो हमारा होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारे बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि हमारे ब्लड वाले पार्ट में पहुंच जाता है। तो ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जब हमारा ये ड्रग है वो ब्लड में पहुंच जाता है, देन उसके बाद वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। जैसे हमारा लीवर हो गया, या फिर हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट साइट हो गया, यानी कि जहाँ पर हमको वो ब्लड, यहाँ पर हमको वो ड्रग चाहिए। जैसे मान लो आपका ब्रेन में दर्द हो रहा है, ब्रेन दिमाग आपका दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपने जो दवाई खाई है ब्रेन की दवाई की, अगर वो आपके ब्रेन में पहुंचेगी, सिर दर्द की दवाई जब आपके ब्रेन में पहुंचेगी तभी जाके वो आपके सिर दर्द को कम करेगी। तो ये आपके टारगेट साइट पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो कब होगा, जब आपका जो ड्रग है वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा, और इस वाली प्रोसेस को हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा एलिमिनेट हो, मतलब मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जब हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है ना, उसके बाद ड्रग में एक काम और होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ही हमारा ड्रग है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हमारे जैसे ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में, पहले ब्लड के बारे में बात जानो। जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं ब्लड सेल्स, जैसे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सब आपने पहले पढ़े होंगे। और एक तरफ हमारा होता है प्लाज्मा। और अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा हमारा जो है बाटरी कंपाउंड है, जो लगभग 55% प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो लगभग 45% होते हैं। अब जो हमारा प्लाज्मा है ना, इसी प्लाज्मा में कुछ हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि जो आप प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग पढ़ते हो, तो उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो एक्चुअल में क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हमारा ब्लड सेल्स प्लाज्मा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं प्रोटीन्स को हम जो है प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर बोल देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हमारा जो ड्रग है वो ब्लड में पहुँचता है, तो सारा का सारा जो ड्रग है वो हमारा ब्लड में, मतलब ओपन, जैसे एक फ्री फॉर्म होती है, तो ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं घूमता। हमारा बहुत सा ड्रग ऐसा है जो हमारे इन्हीं प्रोटीन्स के साथ, जो प्रोटीन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना, उनके ऊपर जाके इस तरह से चिपक जाता है, इस तरह क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। यानी कि जो हमारा ड्रग था वो इन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो गया। जैसे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, इस तरह मान लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। एक हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें क्या है, हमारे प्रोटीन्स के ऊपर ड्रग जो है ऐसे जाके चिपक गए हैं।
तो यहाँ पर कुछ ड्रग हमारा क्या होता है जो इस प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हो जाता है कॉम्प्लेक्स, और कुछ ड्रग हमारा क्या जो फ्री रहता है यानी कि फ्री फॉर्म में होता है। और जो हमारा ड्रग, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा फ्री ड्रग है ना वही हमारा आगे जाके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो फ्री ड्रग हमारा आएगा और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन पे, यानी कि जो भी हमारी जगह जो मैंने अभी आपको जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, जहाँ भी जाना होगा जाएगा और वहाँ जाके अपना एक्शन जो है शो करेगा। यानी कि जो हमारा सिर्फ फ्री ड्रग है ना वही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ड्रग हमारा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो गया है वो हमारा अगेन फर्दर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ना के बराबर होगी। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर फिर प्रोटीन बाइंडिंग हो ही क्यों रही है? क्योंकि भाई जो ड्रग हमारा प्रोटीन साथ चिपक गया वो आगे जाके अपना असर ही नहीं दिखा रहा, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो आखिर ये प्रोटीन बाइंडिंग हमारी हो ही क्यों रही है? तो देखो इसके पीछे दो रीज़न आपको यहाँ समझने पड़ेंगे। पहला रीज़न क्या है, आपको ये पता होगा कि जो हमारा ड्रग है वो जब मूवमेंट करता है ना, जैसे हमारा ब्लड में आ रहा है तो वो हमारा फॉलो करता है किसको, पैसिव डिफ्यूजन को। इसका मतलब क्या होता है, हमारा ड्रग जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करेगा, मतलब अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उसे किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली हमारा हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब तक जाता है, जब हमारा ये बैलेंस बना रहता है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, मान लो कि मैंने यहाँ 1000 mg ड्रग दिया, अब जब वो 1000 mg ड्रग आया तो वो यहाँ से धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा ब्लड में 0 था, यहाँ 1000 था, तो हमारा मूवमेंट करता गया। अब एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ये 1000 mg में थे, हमारा जो 500 mg ड्रग है वो यहाँ पहुँच जाएगा और 500 mg हमारा बाहर रह जाएगा, ठीक है, जो हमारा मतलब पेट वगैरह इसमें होगा। तो क्या अब आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा, क्योंकि अब तो इधर भी 500 mg हो गया, इधर भी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ और अंदर बाहर दोनों तरफ हमारा ड्रग बराबर है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ड्रग है वो आगे फर्दर मूवमेंट कैसे करेगा, क्योंकि मूवमेंट के लिए तो उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, यानी कि हमारा जो ड्रग है हाई से लो की तरफ जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया तो ड्रग मूवमेंट कैसे करेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हेल्प करता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। अब ये क्या करेगा यहाँ पे कि जो हमारा जैसे मान लो यहाँ 500 mg ड्रग आया तो ये सारा का सारा हमारा फ्री फॉर्म में नहीं है। इसका मान लो कि लगभग हमारा 250 mg ड्रग है वो फ्री घूम रहा है, बाकी का जो 250 mg है वो हमारा इनके साथ जुड़ गया, यानी कि हमारे प्रोटीन के साथ जुड़ गया। और इनके साथ जुड़ने की वजह से ये वाला जो ड्रग है वो हमारा इस वाली गिनती में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा इनएक्टिव है, यानी कि जब तक ड्रग हमारा किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड है तब तक वो ड्रग हमारा इनएक्टिव होता है। तो अगर देखा जाए रियलिटी में, जो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी क्या होगी कि हमारा जो 250 mg ड्रग है सिर्फ वही हमारा आया है यहाँ पे, बाकी का 250 mg हमारे यहाँ पे चिपका हुआ है। तो अब यहाँ पे बचा 500 और यहाँ पे सिर्फ कितना होगा 250, क्योंकि 250 mg हमारा प्रोटीन के साथ जुड़ा है, 250 mg फ्री ड्रग है। तो यहाँ पे अगेन हमारा हाई और लो वाला मतलब बैलेंस बन गया, तो फिर हमारा ड्रग क्या है हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता रहेगा। तो इस तरह हमारा जो मतलब पैसिव डिफ्यूजन है वो यहाँ काम करेगा और ड्रग हमारा हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता रहेगा। तो एक ये रीज़न है कि प्रोटीन बाइंडिंग हमारी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा रीज़न यहाँ पे क्या हो गया कि अब देखो यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा ड्रग है वो अगेन हमारे यहाँ से भी इसी तरह मूवमेंट करेगा, यानी कि हमारे ब्लड से क्या करेगा, बाकी की पूरी बॉडी में वो करेगा, मूवमेंट करेगा। अब अगर मान लो हमारा सारा का सारा ड्रग, जो मान लो 1000 mg आ गया, अगर सारा का सारा ड्रग हमारा एक साथ मूव कर जाएगा तो भाई ज़्यादा भी रिस्पॉन्स होगा वो, तो हमको चाहिए एक लिमिटेड में, यानी कि हमारा ड्रग जाता रहे धीरे धीरे, हमारा एक मतलब कंटिन्यूस बना रहे कि हमारी कंटिन्यूस डिलीवरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा बाकी का ड्रग जो है वो यहाँ पे बाइंड हो गया, तो जो फ्री ड्रग है वो हमारे यहाँ जाता रहेगा, यानी कि चला गया, अपना असर दिखा रहा है। अब हमारी बॉडी को जैसे ही और ज़रूरत पड़ती है, ये जो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग बनाए ना ये हमारी होती है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब क्या है कि अब जो हमारी प्रोटीन है वो इसको थोड़े टाइम बाद जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी वो इस ड्रग को रिलीज़ कर देगी, यानी कि उसने अपने ऊपर से इसको छुटा दिया और बाकी जो प्रोटीन है वो फिर से फ्री हो गई। तो अब ये हमारे का रिवर्सेबल है। अब ये जो हमारा फ्री ड्रग अगेन हो गया ना, जो बाकी का 250 mg चिपका था वो भी हमारा जब ऐसे फ्री हो जाएगा दैन वो फिर से हमारा फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी रिवर्सेबल होती है कि हमारा जो ड्रग है वो इसके साथ बाइंड होगा, लेकिन बाद में वो इससे डिटैच भी हो जाता है, छुट जाता है, और उसके बाद अगेन वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट्स लेगा और आगे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो इस तरह ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ से हमारा हाई से लो ड्रग आता रहेगा, आधा ड्रग हमारा फ्री होगा, आधा ड्रग हमारे यहाँ चिपकता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर उसके बाद जो प्रोटीन बाइंडिंग वाले ड्रग है वो भी अगेन क्या करेंगे, ड्रग को अलग करेंगे, प्रोटीन अलग करेंगे, और ये ड्रग फिर से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और ये प्रोटीन है वो हमारी फिर से तैयार हो जाती है किसी नए ड्रग को अपने साथ अटैच करने के लिए। तो अब आपको जो है यहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, कैसे ड्रग हमारा बाइंड करता है और क्यों करता है, ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। अब ये जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है ये फर्दर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये 2 टाइप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 2 टाइप्स है ना ये आने वाले आपके 2 टॉपिक बनने वाले हैं।
तो यहाँ पर ये जो हमारे टाइप्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर सेलुलर वर्ड हमारा सेल से कनेक्टेड है। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लो, चाहे वो लंग्स ले लो, किडनी ले लो, लीवर ले लो, हार्ट ले लो, कोई भी ले लो, वो सारा का सारा हमारा सेल से मिलकर बना है। अब सेल्स हमारे इस तरह होते हैं, मान लो ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, और ये सारे सेल्स आपस में कनेक्ट होकर क्या है, एक हमारा टिश्यू बनाते हैं जो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्या बात होती है आप पहले से जानते ही हो, ये जो हमारा सेल्स है तो इसके अंदर का जो हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर पार्ट, ठीक है, यानी कि इंट्रा सेलुलर स्पेस बोल देते हैं, या इंट्रा सेलुलर कोई भी हम ओरिजिन जो भी बोल रहा हूँ हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो हमारे सेल के अंदर होता है। और ये जो हमारे सेल्स हैं इसके बाहर का जो पूरा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब देखो ये जो हमारा सेल्स है इनके बाहर हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो भी हमारे इन्हीं के बाहर होंगी, जैसे ये है। तो अब यहाँ पर इसी बेस पर ये जो हमारी बाइंडिंग है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में अगर बात करें तो ये हमारी क्या है, सेल से बाहर की है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जब ड्रग हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ही हमारा जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ब्लड की जो प्रोटीन्स है हमारी, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ब्लड के पार्ट में, अगर इन्हीं प्रोटीन के साथ वो अगर बाइंड हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल्स के अंदर हमारा जो है वो ड्रग बाइंडिंग हुआ है, वो हमारे सेल्स के बाहर वाले पार्ट यानी कि हमारे ब्लड वगैरह में कहीं पे मतलब बाइंड हो गया और वहाँ पे जाके वो अपना जो भी है मतलब बाइंड हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमारे ये प्रोटीन जो हमारे ड्रग्स है वो हमारा इन वाली प्रोटीन यानी कि जो ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनके साथ जब बाइंड होता है तो वो कोई भी अपना एक्शन शो नहीं करता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में मेनली क्या होता है कि ये हमारी वो बाइंडिंग है जब जो हमारा प्रोटीन्स है उनके साथ जब ड्रग्स हमारा बाइंड होता है तो वो कोई भी अपना एक्शन शो नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे ही हमारा ड्रग इन वाली प्रोटीन के साथ बाइंड होगा वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है, वो अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा और वो आगे मूव भी नहीं होगा। क्योंकि भाई ड्रग को अपना काम करने के लिए ड्रग को अपनी टारगेट साइट पे यानी कि साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो ब्लड में प्रोटीन से बाइंड हो जाता है वो आगे जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं और ऐसी बाइंडिंग को हम एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करेंगे। अब हमारी आ जाती है इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग। अब देखो इसमें क्या है, सेल्स के अंदर, अब आपको पता है कि ये हमारे सेल्स हैं और ये हमारी टारगेट एरिया के सेल्स हैं। अब ये जो हमारे सेल्स है ना इसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा मान लो कुछ ऑन द मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, कुछ रिसेप्टर हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे कुछ ड्रग्स है इनका पहुंचना माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल में, ऑर्गेनल्स में, राइबोसोम में, इनमें पहुंचना जरूरी होता है। तो ये सारी की सारी बातें हमारी सेल्स के अंदर होती है। तो जब कोई भी ड्रग हमारा मान लो यहाँ से फ्री फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में आने के बाद हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जैसे ही पहुंचेगा तो टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद वो अपने सेल्स के जो उनके रिसेप्टर होंगे उन्हीं पे जाके जुड़ेगा। तो जब सेल्स हमारा इनके ऊपर जाके जुड़ता है यानी कि अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ता है सेल्स के पास या सेल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर गया। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स हमारा क्या होता है, जो हमारे रिसेप्टर है ना एक्चुअल में ये भी हमारे प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो अगर हमारा ड्रग है वो इन वाली प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा तो ये हमारे टारगेट साइट है, तो यहाँ बाइंड करेगा तो ड्रग अपना एक्शन शो करेगा। क्योंकि भाई ड्रग को अपना एक्शन शो करने के लिए उसे टारगेट साइट पर अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होना होता है और वो रिसेप्टर ही हमारे एक्चुअल में प्रोटीन है। तो जैसे ही हमारा ड्रग इधर जाके बाइंड करेगा इसी को हम बोल देंगे टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। क्योंकि टिश्यू हमारा क्या है, सेल्स, मतलब सेल्स को मिलकर हम टिश्यू बोल देते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। और जब ड्रग हमारा यहाँ जाके बाइंड करेगा तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। यानी कि देखा था यहाँ पे दो तरह की हमारी बाइंडिंग है, एक इंट्रा सेलुलर है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर में वो ड्रग हमारा सेल्स के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर हैं उनके ऊपर बाइंड करेगा, इसको हम टिश्यू प्रोटीन बोलेंगे। और इसमें सेल जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसमें ड्रग हमारा प्लाज्मा की जो प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर है उनके ऊपर जाके बाइंड करेगा और कोई भी एक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये दो डिफरेंस आपको यहाँ अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। अब देखो जो हमारे ये प्रोटीन है ना, अब हमारे जब एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जब हमारा इधर बाइंड करेगा यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसेप्टर। लेकिन जब हमारा इंट्रा सेलुलर के ऊपर हमारा ड्रग जाके बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है ये अपना एक्शन शो करेंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसेप्टर। तो एक बात थी बस आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर। तो जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है ना ये दो तरह से होती है। अब इसको समझने के लिए ये समझो पूरा ग्राफ। अब मान लो कि ये हमारा ड्रग है जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारी प्रोटीन है। अब ऑब्वियसली बात है क्या होता है कि ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग बनता है तो प्रोटीन और ड्रग आपस में कंबाइंड होते हैं यानी कि कनेक्ट होते हैं। तो नॉर्मल मान लो कोई भी ड्रग हमारा बॉडी में आया और आने के बाद मान लो यहाँ पे हमारा आ गया पूरा ब्लड में, और उसके बाद कुछ ड्रग हमारा फ्री घूम रहा है और कुछ ड्रग हमारा क्या होगा इस प्रोटीन के ऊपर बाइंड करेगा। तो मान लो क्या करेगा, ये ड्रग है हमारे इस प्रोटीन से जाके बाइंड कर गया और उसने क्या बनाया, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसने पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है।
अगर मान लो बाई चांस कि ये ड्रग और प्रोटीन जो बने, मैंने आपको बोला कि ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे डिटैच हो जाते हैं हमारे ड्रग्स और प्रोटीन हमारी अलग हो जाती है, और जो ये हमारा फ्री ड्रग है वो आगे जाके अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन अब मान लो क्या आता है कि ये हमारा ड्रग और ये प्रोटीन क्या है, ये अपने आप को अलग नहीं कर पाते, यानी कि ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाती है। यानी कि जब हमारा ड्रग और प्रोटीन आपस में क्या हो जाएंगे, दोबारा से अलग नहीं हो पाते हैं, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल बाइंडिंग। और अगर ये हमारे नॉर्मल हो जाए, यानी कि पहले जैसे थे वैसे हमारे फिर से अगर ये हो जाते हैं, हमारे सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल बाइंडिंग। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, अगर हमारी रिवर्सिबल बाइंडिंग है, यानी कि हमारे ये फिर से अलग हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे कनेक्ट हुए थे, ये हमारे किसी वीक फोर्स से कनेक्ट होंगे। जैसे या तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो गए, या फिर आयनिक बॉन्डिंग हो गई। तो इससे अगर हमारे ड्रग और प्रोटीन आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये हमारी मतलब रिवर्सिबल है, क्योंकि ये हमारे सिंपल है, ज़्यादा हाई फाई नहीं होते। लेकिन अगर वहीं पे हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, अगर उस स्ट्रांग बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं, यानी कि अब वो फिर से पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। अब बोलोगे सर इसका नुकसान फ़ायदा क्या है, तो आपको बताया कि हमारा जो ड्रग है वो जब यहाँ बाइंड होता है तो वो बस क्या है, हमारा टेम्परेरी बाइंड होता है, उसका दोबारा फिर से छूटना बहुत ज़रूरी है, उसका रिवर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अपना एक्शन फर्दर शो करेगा। अब मान लो कि हमारा ड्रग है वो इसके ऊपर चिपक गया, भाई छूट ही नहीं रहा है, उससे हमारी क्या होगी यहाँ पर, जब ये हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा, छूटेगा नहीं, तो यहाँ से हमारा ड्रग का एक तो नुकसान हो जाएगा और हमें लॉस होगा, और ये फर्दर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, क्योंकि भाई ये हमारी बॉडी में क्या हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं प्रोटीन, उनके साथ ये भी जुड़ गया, तो ये एक तरह से टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, हमारी बॉडी में कोई नुकसान कॉज कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ बताया कि हमारे जो ड्रग्स है वो हमारे एक तो ब्लड की प्रोटीन से बाइंड करेगा, एक हमारे यहाँ पर सेल्स की प्रोटीन से ऊपर बाइंड करता है। तो अगर जब इनकी प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और वो अगर इरिवर्सिबल हुआ, यानी कि मान लो ड्रग हमारा था यहाँ जाके जुड़ गया और उसके बाद वो यहाँ पे चिपका रह गया, तो आपको बताया हमारी बॉडी में कंटिन्यूस मात्रा में ड्रग अगर चिपका रहे तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, ओवर एक्साइटेड कर देगा, ओवर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी में कनेक्ट होना रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर वो इरिवर्सिबल होता है तो हमारी बॉडी में नुकसान कॉज करता है टॉक्सिसिटी। तो मैकेनिज्म हमारा यही है कि ये हमारे दो तरह से कनेक्ट होता है, एक होता है रिवर्सिबल जिसमें हमारे वीक फोर्सेस लगते हैं और इसी में हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह अच्छे से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, हमारा प्रोटीन कोई स्ट्रॉन्ग जैसे कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है और इससे हमारा ड्रग जब फ्री फॉर्म में नहीं होगा तो एक तो वो एक्शन शो नहीं करेगा, और अगर वो मान लो हमारा टिश्यू बाइंडिंग में मतलब ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज कर सकता है, क्योंकि वो हमारा रिमेन अनचेंज्ड है और इसकी वजह से हमें ओवर एक्साइटेड ओवर एक्शन मिल सकता है, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। तो इसीलिए ये दोनों आपको देखना होगा। बाकी अगर आपका जो मैकेनिज्म है वो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है तो आपको जो है ये वाला चार्ट बना के आना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा ब्लड में आ रहा है, और ब्लड में आने के बाद ड्रग हमारा फ्री फॉर्म में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो प्रोटीन बाउंड ड्रग बना देगा, तो ये हमारा पीडीए कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन क्या होगा, ये हमारा रिवर्सिबल होता है, तो जैसे ही हमारा ड्रग फिर से फ्री फॉर्म में आ जाएगा अगेन वापस, वो फ्री फॉर्म वाला ड्रग हमारा क्या होगा, जगह जगह जाके मूवमेंट करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो पहला क्या होगा, मान लो वो लीवर में चला जाएगा, लीवर में जाने के बाद क्या करेगा, वो हमारा लीवर के जो टिश्यू है उनके साथ जाके बाइंड करेगा, लेकिन जब वो फ्री होगा तभी वो हमारा मेटाबोलाइज होगा और हमारे बाइलेरी एक्शन, यानी कि जो हमारा फीटस वगैरह है सुबह सुबह हल्के होते हैं उससे हमारा बाहर निकलेगा ड्रग। किडनी में अगर जाता है तो किडनी में भी वो किडनी के जो टिश्यू है उनके साथ जाके बाइंड करेगा, लेकिन जैसे ही वो फ्री होगा ना तभी जाके क्या करेगा, हमारा यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलेगा। थर्ड हमारा होता है साइट ऑफ एक्शन। अब जो भी जगह उसका एक्शन देना हो वहाँ जाके जब जाएगा तो वहाँ के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा। अब जो मैंने अभी आपको बताया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फ्री ड्रग था ना वही आगे जाके मूवमेंट कर रहा। तो अब अगर मान लो वहाँ पे प्रोटीन बाउंड ड्रग बना और ये हमारा इरिवर्सिबल होता, यानी कि वे फिर से फ्री ड्रग में नहीं आता, तो क्या हमारी ये आगे मूवमेंट कर पाता, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर पाता, नहीं होता। यहाँ पे मान लो अगर वो लीवर में आया और लीवर के टिश्यू के साथ अगर वो इरिवर्सिबल बाइंड हो जाता, यानी कि वो यहाँ से वापस फ्री ड्रग में आता नहीं, तो क्या वो मेटाबोलाइज हो पाता, क्या वो हमारी बॉडी से बाहर निकल पाता, नहीं। किडनी के साथ ले लो, अगर वो ऐसा हो जाता तो क्या हमारा यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल पाता, रीनल क्लियरेंस हो पाती, नहीं हो पाती। इसीलिए ड्रग का हमारा रिवर्सिबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी इधर तो आपको ये पता ही होगा कि अगर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बनेगा तो उसका कोई रिस्पांस नहीं होता, रिस्पांस हमारा वो तभी करेगा जब वो फ्री ड्रग में जाएगा। तो ये आप बना सकते हो, ये काफ़ी अच्छा मतलब चार्ट है आपके लिए, मैकेनिज्म में काफ़ी हेल्प करेगा, नंबर वगैरह अच्छे आएंगे। अब हमारे आते हैं कुछ मेन टॉपिक, जैसे हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो ये कहने के लिए मेन है, बाकी मैंने स्टार्टिंग से ही आपको जो है इसके बारे में बहुत कुछ जो है ऑलरेडी समझा दिया।
तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हमारा जो ड्रग है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में आ जाता है और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उस प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ जाके जब बाइंड करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन ड्रग्स एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन दे फर्स्टली बाइंड विद ब्लड कंपोनेंट लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। तो जब ड्रग हमारा मेनली जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा इन द प्रेजेंट, क्योंकि वो हमारा लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलेंगे, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो मेनली हमारा ये रिवर्सिबल होगा तो ये अपने वापस आ जाएगा और उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात समझो, हमारा ब्लड है, ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स है। अब ये प्रोटीन्स हमारे जो है ना वो मेनली 4 तरीके के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक हमारी होती है एल्बुमिन, एक हमारी होती है अल्फा-1 अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर हमारी होती है लाइपोप्रोटीन और फिर हमारी होती है ग्लोबुलिन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो हमारी होती है एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी एक लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। ये जो बातें हैं ना, जैसे लार्ज अमाउंट में है, ये क्या है, ये सब आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझ आए कि जो हमारी प्रोटीन्स है उसमें मेनली 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाएंगी, एल्बुमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और ग्लोबुलिन। अब इसमें जो हमारा ड्रग्स है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ बाइंड करता है, उस बेस पे यहाँ पे आपको बनाए। तो जो ड्रग्स है हमारा सबसे ज़्यादा बाइंड करता है किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, उसके बाद बाइंड करेगा अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, उसके बाद बाइंड करेगा सबसे ज़्यादा लाइपोप्रोटीन के साथ और सबसे कम बाइंड करेगा ग्लोबुलिन के साथ। तो ऐसे मतलब इस फॉर्म में हमारा जो ड्रग्स है वो यहाँ पे बाइंड करता है। अब हमको जो है एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहला हम लेते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन को हम जो है HSA बोलते हैं। HSA का मतलब होता है ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, यानी कि ये हमारा वो सीरम होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे अगर कभी आप पैथोलॉजी वगैरह गए होगे तो जैसे प्लाज्मा होता है उसको भी जब रखे रहते हैं तो प्लाज्मा में भी इस तरह नीचे बैठ जाता है, तो वो हमारा सीरम निकल के आता है, उसी सीरम का यूज़ करते हैं लोग। तो वो सीरम होता है वो एल्बुमिन, यानी कि हमारी प्रोटीन्स होती हैं और इन्हीं के जांच से हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कितनी है, कहीं ब्लड में प्रोटीन की कमी तो नहीं हो गई, ये सब होता है। ठीक है, तो जो एल्बुमिन है और इनका काम आपको पता है कि ये भी हमारे ड्रग को बाइंड करके रखते हैं। तो अगर इनकी कमी हो गई तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमको, जो है लिमिटेड अमाउंट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन से सारा कुछ चाहिए होता है। तो ये हमारा HSA है। तो ये हमारा एक हाई मॉलिकुलर वेट वाला कंपाउंड होता है, यानी कि लगभग इसका जो है 65,000 मोल पर ग्राम के करीब हमारा इसका वेट होता है और ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए टोटल जो प्लाज्मा है उसका लगभग 60% हमारा क्या होता है, यही होता है। जो हमारा HSA वो लगभग हमारा 59% पाया जाता है। इसके बाद ना लार्ज कैपेसिटी होती है कि जो भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स को अपने ऊपर बाइंड कर सकता है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके पास 4 साइट्स होती हैं, यानी कि ये जो हमारी प्रोटीन है इसकी तरफ 4 साइट है, 4 साइटों पर इस पर ड्रग जो है वो बाइंड हो सकता है। ठीक है, साथ में ये सभी तरह के लगभग ड्रग्स को अपने ऊपर बाइंड कर सकता है। और कुछ एंडोजीनियस कंपाउंड्स हैं जैसे फैटी एसिड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, तो इनको भी क्या है ये अपने ऊपर चिपका सकता है। तो इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है, तो इसीलिए एल्बुमिन के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो है बाइंड करता है। तो अब यहाँ आपको क्या है इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ये जो है ना इसको अगर आप बना के लिख के आ जाओगे, क्योंकि इसी में मैंने सारे कुछ बातें भी इंक्लूड कर दी हैं, तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। तो 4 हमारी साइट्स होती हैं, ये हमारा पूरा जो है एल्बुमिन का स्ट्रक्चर है। 4 हमारी साइट्स होती हैं। पहली साइट पे हमारे बेरफेरिन और एजाप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट्स होती है, यानी कि ये ड्रग मेनली हमारे जो है वो इस वाली साइट पे जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, बेरफेरिन हमारा एंटीकोगुलेंट है। और इसमें एग्जांपल और देखे जाएँ तो कौन कौन से ड्रग हमारे यहाँ बाइंड होते हैं, जैसे हमारा नसेट्स हो गया, फेनाइटोइंस हो गए या फिर बिलोरिबिन्स हो गए। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो हमारी साइट 1 पे जाके बाइंड करते हैं। आप सबके बारे में तो लिख के नहीं आ सकते, तो 1-2 एग्जाम्पल आप यहाँ लिख के आ जाना। अब जो हमारा सेकंड साइट है इस पे हमारा होता है डाइजीपाम बाइंडिंग साइट, और इस पे मेनली हमारा बेंजोडाइजीपिन्स वगैरह बाइंड होते हैं और हमारा फैटी एसिड। जैसे मैंने आपको बोला कुछ एंडोजीनियस कंपाउंड है, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स होते हैं, बिलोरुबिन वगैरह होते हैं, बाहर से भी आते हैं लेकिन बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। तो ये ड्रग्स के अलावा वाले कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, एंडोजीनियस कंपाउंड्स बोल रहे हैं। तो ये भी हमारे जो है इन्हीं दोनों साइड्स पे जाके बाइंड होते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी साइट है, ये हमारी होती है डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट, और आपको याद होगा डिजिटॉक्सिन डिजॉक्सिन ये हमारे सब मतलब हार्ट वगैरह में काम आएंगे। और फोर्थ हमारी होती है टैमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट्स। अब यहाँ पे क्या फ़र्क होता है कि जो स्टार्टिंग की हमारी 2 साइट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, इस पर हमारे बहुत सारे ड्रग्स बाइंड करते हैं, यानी कि मोस्टली ड्रग हमारे जो है वो इन्हीं दोनों पे जाके बाइंड करेंगे। और जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ साइड है इस पर बहुत ही कम ड्रग आके बाइंड करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। तो ये पहली दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा ड्रग बाइंड करते हैं। कौन कौन सी होती है, पहली बेरफ्रेन एजाप्रोपाइन बाइंडिंग साइड है, दूसरी डाइजीपाम है, तीसरी डिजिटॉक्सिन है, चौथी हमारी टैमोक्सिफेन है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसको बना लो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जो हमारी सेकंड प्रोटीन आती है उसका नाम है अल्फा-1 एसिड
ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको देखो, या तो ऐसे बोलो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको डायरेक्टली यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि देखो अल्फा ए से डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे एसिड को ए से और जी से हमारे ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। ठीक है, अब देखो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी लगभग हमारा 44,000 होता है। और इसके साथ कौन से होते हैं, इसके साथ मोस्टली जो बेसिक ड्रग हमारे होते हैं वही जाके बाइंड करेंगे। जैसे ड्रग हमारे कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, तो जो हमारे ड्रग्स बेसिक नेचर के हैं ना वही जाके हमारे इस वाले प्रोटीन के साथ जाके जो है बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो मोस्टली हमारा क्या हो रहा है, एल्बुमिन के साथ सबसे ज़्यादा होंगे, इसके साथ थोड़े कम होंगे। तो इसके साथ मोस्टली बेसिक ड्रग हमारे होते हैं वही बाइंड करते हैं। एल्बुमिन के साथ लगभग सारे ही तरह के ड्रग्स हमारे यहाँ पे जो है बाइंड कर रहे थे। थर्ड हमारी यहाँ पे होती है, इसका एग्जांपल देखें जैसे प्रोपेनॉल हो गया और इमिप्रामोन हो गई, यहाँ पे क्विनिडीन हो गई, एमिट्रिप्टिलिन हो गई, तो ये सब ड्रग हमारे इसके साथ जाकर बाइंड करेंगे। थर्ड हमारी हो गई यहाँ पे लाइपोप्रोटीन। अब देखो ये जो हमारा लाइपोप्रोटीन है ना, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। जैसे लगभग इनका वेट 2 लाख से लेके 34 लाख तक हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लाइपोप्रोटीन है ये हमारी बॉडी में कुछ 3-4 तरीके के पाए जाते हैं। जैसे हमारा काइलोमाइक्रोन्स हो गए, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हो गए, फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हो गए, या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हो गए। अब अगर आपको याद हो तो ये सारी बातें आपने एंटी हाइपरलिपिडीमिया वाली वीडियो में पढ़ी होगी, जो शायद 5th या 4th सेमेस्टर में थी। तो ये मेनली हमारे क्या लिपिड्स के टाइप है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन एक्चुअल में हमारी बॉडी वाले लिपिड्स ही हैं। अब इनका काम क्या होता है, वैसे तो हमारे लगभग इसमें सारे ड्रग जो एसिडिक वाले हैं, डाइक्लोफेनिक, न्यूट्रल वाले, साइक्लोस्पोरिन से, या हमारे बेसिक ड्रग जैसे क्लोरप्रोमाजिन बाइंड करते हैं। लेकिन एक और बात, इसके साथ मोस्टली हमारे जो है लाइपोफिलिक ड्रग ही बाइंड करेंगे, क्योंकि ये लिपिड्स वाला है। तो इसके साथ आप सोचो हाइड्रोफिलिक वाले ड्रग बाइंड करेंगे, वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें और सबसे ज़्यादा मूल्य जो हमारा बेसिक ड्रग्स होते हैं ना, बेसिक वाले जो है वही हमारे सबसे ज़्यादा एफिनिटी होगी, यानी कि मोस्टली बेसिक ड्रग हमारे काम करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो काइलोमर्ग ये सब हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, ब्लड के थ्रू इधर से उधर जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे लाइपोप्रोटीन्स है ना, ये हमारे ड्रग के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमारे ये वाले लाइपोप्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और आपको ये भी याद होगा कि ये HDL हमारी होती है गुड प्रोटीन्स होती है, और ये हमारी होती है बैड प्रोटीन, बैड लाइपोप्रोटीन्स। तो ये भी आपको सब पता होगा। तो ये हमारी होती है लाइपोप्रोटीन, इसके साथ मोस्टली हमारे बेसिक वाले ज़्यादा बाइंड करते हैं, एफिनिटी ज़्यादा है। वैसे हमारे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब तरह के ड्रग बाइंड कर जाते हैं। अब हम यहाँ अगर बात करें तो फोर्थ हमारी प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन्स। अब जो ग्लोबुलिन्स है इसके साथ आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया, इन दोनों के साथ हमारे कम ड्रग ही बाइंड करते हैं लेकिन कम। ठीक है, और तो ग्लोबुलिन्स जो हमारा है इसमें हमारे लगभग जो है 5 साइट एक तरह से हो जाएंगी, अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा ग्लोबुलिन्स। अब जो अल्फा 1 है इसको हम जो है ट्रांसकॉर्टिन नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ मोस्टली हमारे जो स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं वही जहाँ बाइंड करेंगे, जैसे कॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोन हो गए, जो आप बोलते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह। अल्फा 2 के साथ मेनली हमारे इसको हम जो है सेरिप्लोप्लाज्मिन बोलते हैं, और इसके साथ मोस्टली जो हमारे विटामिन है, जो हमारे ऑयल विटामिन होते हैं जैसे ADE की, वो वाले यहाँ बाइंड करेंगे। बीटा 1 के साथ मेनली हमारा ट्रांसफेरिन है, इसमें हमारे जो फेरस आयंस है ये बाइंड करेंगे। बीटा 2 के साथ हमारे कैरोटिनॉइड्स बाइंड करेंगे, और गामा जो ग्लोबुलिन था उसके साथ मेनली हमारे एंटीजन्स वगैरह बाइंड करते हैं। तो सभी के लिए जो है आप बोलते हैं ना, हर ड्रग हर चीज़ के लिए अपना अलग अलग बाइंडिंग साइट्स है, तो यहाँ भी सभी के लिए अपनी जो है अलग अलग बाइंडिंग साइट्स बनी हुई हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी है। तो भैया अगर हमारा ड्रग आएगा तो ऐसा तो नहीं है सारा का सारा ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड करेगा, कुछ बहुत ड्रग हमारा ब्लड सेल्स के पास भी जाके क्या है बाइंड करता है। तो यहाँ पर वही बताया कि हमारी पूरी बॉडी लगभग जो है 40% हमारे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, उनके साथ भी हमारा ड्रग जैसे बाइंड करता है। जैसे कुछ ड्रग हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, जैसे फेनाइटोन हो गया, फिनोबार्बिटॉल्स हो गया, पेंटोबार्बिटॉल सॉरी। कुछ हमारा कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के साथ जहाँ बाइंड करेगा ये वाले ड्रग्स होंगे। कुछ हमारे RBC सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे, जैसे इमियाप्राबिन हो गया, फेनाइटिन्स हो गए। तो ये थोड़ा सा बस आप लिख लो, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मेन आपके लिए प्लाज्मा प्रोटीन था, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, चारों प्रोटीन्स के बारे में अच्छे से बता दिया। अब हमारा आता है टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमारा ड्रग क्या होगा, अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, यानी कि जब अपने जो टारगेट एरिया पे पहुंचेगा वहां जाके जब आपने वो सेल्स और रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, उसी को हम यहाँ पे टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन लिया कि इसमें वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो लगभग जो हमारे बॉडी टिश्यू है वो पूरी बॉडी का 40% पार्ट जो है वो करते हैं, और ये 40% हमारे पूरे ब्लड के जो प्लाज्मा है ना उससे लगभग हमारा जो है 100 गुना ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, तो वो एक कम पार्ट है। लेकिन जो हमारे टिश्यू है वो पूरी बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी है, तो वो लगभग हमारी 40% है। तो इसी वजह से पूरी बॉडी का 40% मतलब समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो गई। तो हमारे जो ड्रग्स है वो हमारा इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाइंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ड्रग्स है वो हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टिश्यू के पास बाइंड करे, वो हमारे सेवरल टिश्यू, 1 और मोर टिश्यू के साथ भी बाइंड कर सकता है। इसके अलावा ये जो है हमारा है ना, जैसे ये टिश्यू बाइंडिंग है, ये हमारे फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट डालता है। एक क्या कि ये इंक्रीज कर देगा हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे मैंने
मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ड्रग्स है वो यहाँ पे है। अब क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा ड्रग है वो अपने साइट ऑफ एक्शन, अपने टारगेट एरिया पे कितनी ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा तो वहाँ बाइंड करेगा, तो अगर ये वाली टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, हमारी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो यही था कि हमारा ड्रग जो है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे अलग अलग पार्ट, यहाँ पे मतलब साइट ऑफ एक्शन है, वहाँ जाके पहुँच के अपना एक्शन शो कर रहा है। तो ये बस थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल बातें आपको थोड़ा समझनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हमारा क्या है कि हमारा जो ड्रग है वो कितने ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स में जाके कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ये है टिश्यू बाइंडिंग का मतलब क्या है, हमारा ड्रग जो है वो टिश्यू के साथ जाके अलग अलग कितना बाइंड हो रहा है। तो अगर हमारी टिश्यू बाइंडिंग बढ़ेगी तो पिछली बात है हमारी ये वाली चीज़ भी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा ड्रग हमारा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। क्योंकि भाई ड्रग तो हमारा 1000 mg है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ड्रग मान लो हमारा 1000 mg है। अब अगर हमारा ड्रग जो है वो इधर 600-700 mg अगर बाइंड हो गया टिश्यू के साथ तो इधर कम हो जाएगा, और इधर 600-700 mg है तो इधर कम हो जाएगा। तो इसलिए बात है कि दोनों हमारे क्या है, रिवर्सबली है। अगर हमारा इधर ज़्यादा बाइंड हो गया, इधर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऑटोमेटिक इधर जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमारी जो है टिश्यू बाइंडिंग और ड्रग बढ़ेगी तो हमारा जो अपरेंट वॉल्यूम है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये हमारा टिश्यू लोकलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे कोई स्पेसिफिक साइट है, हमको मान लो लीवर के ऊपर जो है ब्लड चाहिए, या मान लो हमें जो है लंग्स के ऊपर जो है अपना ड्रग चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर हमारी टिश्यू बाइंडिंग बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, हमारा जो लंग्स है उसके टिश्यू के ऊपर क्या है, हमारा जो ड्रग्स है वो आके बाइंड कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, टिश्यू लोकलाइजेशन बढ़ जाता है, यानी कि लोकल एरिया में ड्रग हमारा ज़्यादा बाइंड करेगा। इसीलिए जो हमारा टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग है इसको टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। तो अगर कहीं आपको टिश्यू लोकलाइजेशन वर्ड मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना, यही चीज़ होती है। अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीवर में होता है, फिर किडनी में होता है, फिर लंग्स में होता है, फिर हमारा मसल्स में होता है। तो इस तरह हमारे टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग चलती है। तो बस आपको जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। तो लीवर में मेनली क्या होता है, हमारा जो पैरासीटामोल है वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, वैसे सारे ही आते हैं। और ये क्या करेगा, हमारा हेपेटोटॉक्सिसिटी, आपने पढ़ा होगा कि जो पैरासीटामोल है वो हमारे लीवर में जाके प्रॉब्लम कॉज करता है अगर हम ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, क्योंकि जो पैरासीटामोल है वो लीवर में जाके इरिवर्सिबल बाइंड हो जाता है, यानी कि एक बार चिपक गया फिर अलग नहीं हटता। लंग्स में बात करें तो हमारे कुछ बेसिक ड्रग्स हो गए, जैसे एमिप्रामिन हो गया, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, या एंटीहिस्टामिन्स हो गए, तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे लंग्स में जाके, और ये भी हमारी टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज कर सकते हैं। किडनी में बात करें तो जैसे हमारा मेटालोथियोनिन है, तो एक प्रोटीन्स होते हैं जो किडनी में प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो ड्रग्स है ना, कुछ हैवी मेटल वगैरह जैसे लेड हो गए, मरकरी, कैडमियम हो गए, ये हमारे क्या होंगे, इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, बाइंड करते हैं, और ये एक्यूमुलेशन या फिर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। फिर स्किन के ऊपर बात करें तो हमारे जैसे क्लोरोक्विन हो गया या फेनोथाइजिन्स हो गए, ये जो मेलानिन, आपको पता होगा मेलानिन एक हमारा पिगमेंट होता है जो हमारा स्किन में भी होता है, हमारी आंखों में भी होता है, हमारे हेयर में भी होता है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, कलर डिसाइड करता है। जैसे किसी की स्किन काली है, किसी की गोरी है, किसी की ब्राउन है, तो ये मेलानिन है वही इस कलर को डिसाइड करता है कि किसी की स्किन कैसी होगी, किसी की आंखें कैसी होंगी, किसी के बाल के कलर क्या होगा। तो ये जो ड्रग है ना, ये हमारे इसके साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। आइज में बात करें तो आइज में भी सेम है कि जो हमारा मेलानिन है रेटिना का, वहाँ पे हमारा क्लोरोक्विन या फेनोथाइजिन जो सेम था ना, ये वही हमारा यहाँ भी बाइंड करके ये हमारा रेटिनोथेरेपी मतलब करवा सकता है। उसके बाद हेयर्स में बात करें तो जैसे हमारा आर्सेनिल या फिर क्लोरानिन और पेनाथिन, आप देखो ये ड्रग हमारे सेम है, ये हमारा हेयर साफ्ट में डिपॉजिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेयर के अंदर हमारा मेलानिन पाया जाता है और उसके साथ ये हमारा इंटरेक्ट कर सकता है। फिर बोन्स के बारे में बात करें तो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो लगभग बोन्स और टीथ के साथ बाइंड करके कोई प्रॉब्लम कर सकता है। फिर हम बात करें फैट्स के ऊपर, तो फैट्स हमारे मेनली हमारे जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है वो यहाँ पे आके मेनली बाइंड करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो जैसे हमारा डीएनए हो गया, या ये हमारे मेनली जो कुछ ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोक्विन, कोई ना करेंगे, ये हमारे डीएनए के साथ स्ट्रिक्टली मतलब क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, और इससे क्या करेंगे, जो डीएनए हमारा ऐसा डबल हेलिक्स होता है इसके स्ट्रक्चर को क्या है, बिगाड़ देंगे। तो ये हमारे कुछ इंट्रैक्शन है। तो मेनली जो हमारा टिश्यू बाइंडिंग है वहाँ आपको ऐसी कोई कहानी नहीं लिखनी, आपको ये पता है कि होती क्या, ये मैंने आपको बता दिया कि जब ड्रग हमारे क्या करेगा, टिश्यू के ऊपर या जो हमारे सेल्स के बाद जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर जब जाके वो बाइंड करेगा तो उसी को हम यहाँ पे टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग बोल देंगे। और वो हमारा क्या है, इन डिफरेंट जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ड्रग हमारा टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग क्या, कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, रिवर्सिबल है, ये है, प्लाज्मा वाली, टिश्यू वाली, सारी हमने पढ़ ली। तो ये जो हमारी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हो रही है इसको अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करेंगी, यानी कि ये जो ड्रग हमारा इसके साथ जाके बाइंड हो रहा है तो इसको कम या फिर इसको ज़्यादा करने की प्रोसेस, यानी कि इसको एक तरह से या तो कम कर देगी बाइंडिंग या ज़्यादा कर देगी, कैसे होगी। तो यहाँ हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो दीज आर दोज फैक्टर विच अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ड्रग, यानी कि हमारे ड्रग की बाइंडिंग को जो फैक्टर्स हमारे
अफेक्ट कर दें, आल्टर कर दें, चेंज कर दें, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। अब यहाँ मेनली जो हमारे 4 तरीके के फैक्टर्स आएंगे, ये आपको इसी तरह करना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट नहीं है, हर तरफ यही है। पहले हमारे आते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर। अब आपको बताया कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में हमारी 2 मेन चीज़ क्या होती हैं, एक हमारी होती है प्रोटीन और एक हमारा क्या होता है, ड्रग होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पढ़ेंगे ड्रग रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जो हमारा ड्रग्स आ रहा है यहाँ पे, तो ड्रग से कनेक्टेड वाले फैक्टर। सेकंड में हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जो हमारा प्रोटीन है जिसके साथ जाके हमारा ड्रग बाइंड करेगा, तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे फैक्टर्स होंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन और फोर्थ पढ़ेंगे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जो पेशेंट्स है उससे क्या चेंज हो सकता है। तो ये चारों फैक्टर हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले हमारे यहाँ पे आता है ड्रग रिलेटेड फैक्टर। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे वो फैक्टर्स है वो हमारे ड्रग से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो हमारा ड्रग्स है उससे। पहले हमारा आता है यहाँ पे, देखो मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं किया है, नॉर्मली आपको किया है। पहला हमारा आता है यहाँ पर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, यानी कि यहाँ पर ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो भी इफेक्ट डालती है। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने एक सिंपल सी ली है कि अगर हमारा जो ड्रग है उसका नेचर लाइपोफिलिक है, यानी कि अगर हमारा ड्रग लाइपोफिलिक नेचर का है तो ये डायरेक्टली बाइंड होता है। यानी कि अगर हमारा ड्रग लाइपोफिलिक नेचर का है और जो हमारी प्रोटीन्स होती है ना, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। तो अगर ड्रग भी लाइपोफिलिक है, प्रोटीन भी हमारी लाइपोफिलिक है, तो आपको बताया लाइक नेचर लाइक होता है, यानी कि अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंड करेंगे। तो इसीलिए अगर जो हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है लाइपोफिलिसिटी पे। अगर हमारा ड्रग लाइपोफिलिक है तो हमारी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला फंडा क्या समझे कि अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक है तो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग क्या है वो बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट समझते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। अब देखो आपको पता होगा कि भाई प्रोटीन बाइंडिंग करनी है तो हमारा ड्रग जो है वो जब प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तभी होगी। तो अगर हमारी बॉडी में जो ड्रग है वो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तो अब इसलिए बात है कि भाई बाइंडिंग भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ मान लो ये हमारी प्रोटीन है, अब मैं यहाँ पे क्या है मान लो 500 mg ड्रग दे रहा हूँ, तो 500 mg का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है मेरा लगभग 300 mg मान लो मेरा बाइंड हो गया और मेरा लगभग यहाँ पे जो है 200 mg फ्री हो गया। ठीक है, अब मैंने वहीं पे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मैंने यहाँ पे 500 की जगह 1000 mg ड्रग दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बाइंडिंग हमारी पहले 300 mg हुई थी, अब हो सकता है कि हमारी 300 की जगह 600 mg ड्रग हमारा बाइंड कर जाए और बाकी की हमारे जो 400 mg है वो हमारा फ्री ड्रग रहे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे ही हमने ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई हमारी जो प्रोटीन बाइंडिंग थी वो भी हमारी बढ़ जाएगी। तो वही है कि हाइयर द कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी इट्स बाइंडिंग। थर्ड हमारा आता है ड्रग प्रोटीन टिश्यू बाय एफिनिटी। अब देखो ये भी हमारा होता है कि जो हमारे ड्रग है ना उनकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा एल्बुमिन है, एक तो इसके पास 4 साइट हैं, यानी कि 4 चीज़ों को जो अलग अलग बाइंड कर सकता है। दूसरे पहले और दूसरे इसके साथ जो यहाँ पे है ना, ये दोनों यहाँ पे हमारे ड्रग काफ़ी ज़्यादा बाइंड करते हैं। तो जो हमारे ड्रग्स है उनकी एफिनिटी हमारी इधर ज़्यादा है और इधर एफिनिटी होने की वजह से जो हमारा ड्रग्स है वो एल्बुमिन के साथ सबसे ज़्यादा बाइंड करेगा, इन सब के साथ कम बाइंड करेगा। तो वही है कि एफिनिटी हमारी जिस ड्रग की जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा बाइंड करेगा। तो एफिनिटी ज़्यादा, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे हमारा लीडोकैन है वो हमारी HSA से ज़्यादा हमारी AAG के साथ, यानी कि जो हमारी सेकंड है ना इसके साथ हमारी ज़्यादा एफिनिटी है। तो बेशक हमारा एल्बुमिन ज़्यादा होता है लेकिन हमारी बाइंडिंग जो है इसके साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा लीडोकैन ड्रग है उसकी एफिनिटी हमारी जो है इसके लिए ज़्यादा होती। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारा इफेक्ट डालेगा। केवल ऐसा नहीं है कि लार्ज अमाउंट में तो सारा ड्रग इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा, नहीं। अगर हमारा लीडोकैन का एग्जाम्पल लें तो भाई उसकी एफिनिटी इसके लिए ज़्यादा है तो वो इसकी जगह क्या होगा, इस पर ज़्यादा जाके चिपकेगा। तो ये चीज़ भी हमारी इफेक्ट डालती है। तो मेनली आप यहाँ क्या समझ रहे हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी क्या डिसाइड करती है कि हमारी प्रोटीन बाइंडिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी। सेकंड हमारे आते हैं प्रोटीन या फिर टिश्यू रिलेटेड फैक्टर। अब टिश्यू भी हमारी एक प्रोटीन है जो रिसेप्टर वाले, और प्रोटीन तो हमारी है। तो इनसे कनेक्टेड फैक्टर में पहला हमारा आएगा इसका फिजिकोकेमिकल। तो ये भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे जो प्रोटीन्स है जैसे लाइपोप्रोटीन्स हो गए या एडिपोज टिश्यू हो गए, ये मेनली हमारे जो लाइपोफिलिक ड्रग है ना उनको जाके ज़्यादा बाइंड करते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या है लिपिड्स पूरे ही पूरे हैं। लेकिन जो हमारा एल्बुमिन है इसके साथ हमारी क्या है ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स हैं, तो ये लगभग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग को क्या है अपने ऊपर बाइंड करवा लेता है। तो जो आप यहाँ ड्रग से कनेक्टेड पढ़ रहे थे कि जैसे अगर हमारा ड्रग लाइपोफिलिक है तब जाके वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा, वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो हमारी लाइपोप्रोटीन या एडिपोज टिश्यू वाले प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा बाइंड करेंगे लाइपोफिलिक ड्रग को, और जो हमारा एल्बुमिन है वो लगभग सभी तरह के ड्रग को ज़्यादा बाइंड करेगा। सेकंड हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो हमारा सेम जो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारी प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अब इसलिए बात है वो ड्रग को ज़्यादा बाइंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा HSA है, तो आपको पता है कि ये हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब ये लार्ज अमाउंट में है तो इसीलिए ये क्या ज़्यादा ड्रग को अपने ऊपर बाइंड कर पाएगा।
थर्ड हमारा आता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ प्रोटीन। अब देखो आपने इतनी सारी प्रोटीन के बारे में पढ़ा, आपने क्या देखा, जो एल्बुमिन है ना हमारा, इसके पास हमारी 4 बाइंडिंग साइट्स हैं, बाकी जो हमारा एज है इन सबके पास सिंगल है या 1-2 है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भाई 4 जगह है, यहाँ पे सिर्फ 1 जगह है, तो भाई ड्रग हमारा कहाँ ज़्यादा बाइंड करेगा, यहीं पे करेगा क्योंकि इधर है। वहीं यहाँ बताया कि अगर जो हमारी प्रोटीन है उनके पास बाइंडिंग साइट अगर ज़्यादा होंगी तो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग भी बढ़ जाएगी, और जिन प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट ज़्यादा है वहाँ पे ड्रग हमारा ज़्यादा जाके बाइंड करेगा। अब यहाँ पे थर्ड फैक्टर हमारे आते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अब इसमें क्या देखना होगा आपको, तो इसमें भी हमारे 3 फैक्टर हैं। पहला हमारा है कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर अ बाइंडिंग साइट। अब जैसे मान लो एक हमारी प्रोटीन है और उसके साथ बाइंडिंग साइट हमारी सिंगल है, ठीक है। अब मान लो कि हमारा वारफरिन ड्रग हमने लिया और वो जहाँ के बाइंड कर गया, लेकिन वहीं पर मान लो अब हम एक और ड्रग लेते हैं दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने फिनाइल ब्यूटाजोन ले लिया, तो ये ड्रग क्या करेगा ना, ये इस वाले ड्रग को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। यानी कि उसने क्या किया, आया और उसने इस वारफरिन को यहाँ से हटा दिया और खुद जाके यहाँ पे बाइंड कर गया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, बोलोगे सर क्या फर्क पड़ा, बाइंडिंग तो बाइंडिंग है। यहाँ पे ये पड़ा कि ये जो हमारा ड्रग है ना वारफरिन, इसकी प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पे खत्म हो गई, खुद जाके इसकी बढ़ गई, लेकिन इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ यही बताया कि कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर अ बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पे ये 2 ड्रग है ना, वो एक ही बाइंडिंग साइट के लिए गया, कंपटीशन कर रहे हैं। वो बोल रहा है मैं जुड़ा, ये बोला मैं, तो इसने क्या किया, ये दादा निकला, इसने इसको हटा के यहाँ पे खुद जाके जुड़ गया। तो इससे हमारी जो वारफरिन थी, इसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तो ये जो ड्रग हमारा हटता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड ड्रग, और जो ड्रग इसको हटा रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसर ड्रग। अब सेकंड हमारा यहाँ पे आता है कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स एंड नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूट। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे ड्रग और ये था, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा दूसरा ड्रग जो डिस्प्लेसर है वो हमारा फिनाइल ब्यूटाजोन नहीं होगा, यहाँ बॉडी के अंदर जो हमारे पहले से नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूट जैसे हमारा फैटी एसिड वगैरह है वो जाके बाइंड कर जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जैसे एल्बुमिन हो गया या हमारा ये अल्फा-1 है, तो मान लो यहाँ पे हमारा ब्लूबिन जुड़ता है और यहाँ आके हमारा फैटी एसिड जुड़ जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा पहले से आके जो है फैटी एसिड जुड़ गया, तो अब अगर यहाँ पे हमारा फैटी एसिड जुड़ गया तो मान लो लीवोडोकैन जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी जगह तो एक ही है। अब जगह अगर ये पहले से कवर हो गई तो दूसरा आके नहीं जुड़ पाएगा। तो सेकंड केस में क्या है, जो हमारा ड्रग है उसके साथ नॉर्मल के जो बॉडी कंस्टिट्यूएंट है वही जाके वो करेंगे और वो क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे कि दूसरे यहाँ पे बाइंड ना हो पाए। थर्ड हमारा होता है एलोस्टेरिक चेंज इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे कि जैसे हमारे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन गया, अब ये रिवर्सेबल है, हमारा ड्रग यहाँ वापस निकल गया और प्रोटीन हमारी वापस हो गई, और ये प्रोटीन अगेन हमारी वापस जाएगी किसी दूसरे ड्रग को अपने ऊपर बाइंड कराने। कई केस में क्या होता है, जैसे कि हमारे ड्रग यहाँ पे बाइंड हो गए, ये क्या करेंगे, ये इस प्रोटीन में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रोटीन को एक तरह से खराब कर देंगे। अब अगर मान लो ये प्रोटीन हमारा खराब हो गया, यानी कि इसमें कोई जो साइट ही मान लो यहाँ पे बाइंडिंग साइट थी, इसमें कुछ चेंज हो गया, तो भाई बाकी के जो ड्रग है ना और वो जाके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा एलोस्टैटिक चेंज होता है तो ये हमारी प्रोटीन बाइंडिंग को डिक्रीज कर देगा, हमारी बाइंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। तो ये नुकसान है एलोस्टैटिक चेंज के। और चेंज क्यों होते हैं, अगर कोई ड्रग हमारा बाइंड हुआ तो हो सकता है कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर दे जिससे हमारे बाकी के ड्रग उसमें बाइंड ना हो पाएंगे। अब हमारा लास्ट आता है यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जो हमारे पेशेंट्स है ना वो यहाँ पे क्या चीज़ डालते हैं। तो पहला हमारा आता है एज। अब देखो एज में हमारे न्यूनेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही बॉर्न हुए होते हैं, उसमें जो हमारा एल्बुमिन है ना वो सब कम होता है, और एल्बुमिन वगैरह जब हमारा कंटेंट कम है तो हमारे जो फ्री ड्रग है वो हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में रह जाएगा, क्योंकि भाई हमारा बाइंड ही नहीं हो पा रहा, और फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाएगा तो हमें जो है बच्चों को कम अमाउंट यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो हम सोचते हैं ना बच्चों को कम दिया जाता है वो इसीलिए उनको थोड़ा सा कम दिया जाएगा। सेकंड हमारे आता है यंग इन्फेंट। अब यानी कि थोड़े से बच्चे एज हो गए, अब इसमें जैसे हमेशा नहीं जैसे यहाँ के था, लेकिन कुछ कुछ ड्रग हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो डिजॉक्सिन हमारा हो गया जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर वगैरह में काम आएगा, तो इसको जो है बच्चों को लार्ज अमाउंट में देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों में क्या है कि जो रीनल क्लियरेंस है, यानी कि एंड में जो मैंने आपको बोला, ये मैंने आपको बताया था कि जब किडनी में जाएगा तो किडनी में रीनल क्लियरेंस मतलब यहाँ पे होता है, तो अगर मान लो उसकी प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पे कम है इधर, तो वो फ्री ड्रग हमारा ज़्यादा रहेगा तो वो हमारा जल्दी जल्दी आउट होगा बॉडी से। तो उस चक्कर में हमें जो ऐसे ड्रग्स हैं, हर एक ड्रग नहीं, जो ऐसे ड्रग है वो हमें कुछ बच्चों में ज़्यादा मात्रा में देने पड़ते हैं। तो इस तरह ये चलता है। आखिरी मान लो जैसे एल्डरली है तो इसमें भी एल्बुमिन की हमारी कमी होती है, तो इससे हमारे जो फ्री ड्रग है उसकी संख्या जो है ज़्यादा बनी रहेगी। तो एज यानी कि यहाँ पर इतना समझो कि एज के डिफरेंस की वजह से हमको जो है ड्रग के अमाउंट में कौन सा ड्रग है उसके अमाउंट में चेंज करना पड़ रहा है। अब जो इंटर सब्जेक्ट वेरिएशन है, इसका मतलब क्या होता है कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं ना उसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं। जैसे
आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वही दवा असर कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वही दवा क्या है इफेक्ट डाल रही है, साइड इफेक्ट कर रही है। तो ये जेनेटिक वाले फैक्टर हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से हमको मिले हैं, और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन भी होती हैं। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ अगर आपने कोई ऐसी दवाई खा ली जो गर्मी ज़्यादा करती है, आपको नुकसान कर जाएगी। लेकिन वही दवा जो गर्मी करती है, अगर शिमला वगैरह में जाओगे वहाँ पे ठंडा होता है तो वहाँ आपको नुकसान नहीं करेगी। तो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपको जो है इफेक्ट डाल देते हैं। और लास्ट हमारा आता है डिसीज स्टेट। इसमें क्या है कि अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई बीमारी है तो वो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग को क्या है अफेक्ट कर सकती है। जैसे हमारा रीनल फेलियर हो गया, या हेपेटिक फेलियर हो गया, या इन्फ्लामेटरी साइट्स हो गए। तो ये चीज़ें भी हमारी बॉडी में काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। अब आपका यहाँ पे आता है एक और टॉपिक नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखो ये जो टॉपिक है ना काइनेटिक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है, यहाँ पे जोड़कर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन एक हमारा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर बना तो वहाँ एंड में और लिख देंगे एंड आल्सो राइट काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही बनता है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। अब इसको समझो कि सारी कहानी होती कैसे है। अब देखो काइनेटिक आपको समझने के लिए ना ये एक तरह से डेरिवेशन है, तो हर एक डेरिवेशन के लिए आपके लिए 2 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है कि अगर आप डेरिवेशन को ऐसे लिख लिख कर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो, लग सकते हो, ठीक है। केवल ऐसे पढ़ने से आपको ये याद नहीं होगा, आपको इस तरह खुद इसको ड्राइव करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक बेसिक फंडा होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में सिंपल सा फंडा क्या होता है आपको कि 2 चीज़ें हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन मान लो कि A + B मिलकर हमारा AB बनाते हैं। उस केस में अगर मैं क्या करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आपके लिए क्या निकल के आता है कि एक आपके लिए हो जाता है कांस्टेंट। जैसे मान लो कि एक मेरे लिए बन गया, और इस कांस्टेंट में क्या बनेगा कि ए भी हमारा आ जाएगा ऊपर, यानी कि जो इधर वाला पार्ट है, और ये हमारे आता था नीचे, और ये हमारे होते ब्रैकेट में, यानी कि ए हमारा आ जाएगा इस तरह और बी हमारा आ जाएगा इस तरह। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा आता है तो बस क्या करना है, हमारे इधर वाला फंडा ऊपर रख देना और ये दोनों को मैं नीचे, प्लस मल्टीप्लाई कुछ नहीं लगाना, मतलब सिंपल ब्रैकेट में दोनों आपको ऐसे कर देनी है। अब चलो यहाँ पे समझते हैं हम अपने इस वाले टर्म को। तो अगर हम मान लें कि प्रोटीन को हम जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग के बारे में बताना है, तो प्रोटीन को हम क्या करेंगे पी से रिप्रेजेंट, और जो ड्रग है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी और डी हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, और ये रिवर्सिबल के लिए है, क्योंकि इरिवर्सिबल तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, तो उसके तो हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर मान लो कि हमने जैसे प्रोटीन और ड्रग आपस में दोनों को मिलाएंगे, हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये रिवर्सिबल है इसलिए आपको ऐसा साइन मिलेगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर लॉ ऑफ मास अप्लाई करेंगे, ये चीज़ होगी। और ये मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम इसको एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जैसे ही हमारा होगा ये के ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी डी ऊपर और पी नीचे, ये डी इज इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने जानते होंगे, तो ये चीज़ हमारी इधर, ये इधर। तो अगर मैं पी डी के पर्पज से करूँ तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं जो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा पी डी का पी डी, और ये के ए के आगे हमारे ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा के ए, और यहाँ ब्रैकेट में पी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी पर्पज से अगर आप पहले समझ लो कि कौन क्या है, तो यहाँ पे जो पी है वो हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पी था वो एक फ्री ड्रग था, और डी हमारा क्या था, एक फ्री ड्रग था, सॉरी पी हमारा था फ्री प्रोटीन था, तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन। डी हमारा क्या है, ड्रग है, तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। अब जो पी डी था वो हमारा क्या था, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ पर होगा पी डी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो के ए है ना, ये हमारा होता है एसोसिएशन रेट कॉन्स्टेंट, और जो के डी हमारा होता है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आगे आपको समझने को मिलेगा, के डी हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ए फॉर एसोसिएशन, डी फॉर डिसोसिएशन। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब कोई चीज़ हमारी जुड़ रही होती है, जैसे यहाँ पर देखा जाए P + D इज इक्वल टू पी डी, तो यहाँ पे हमने क्या है, 2 को मिला के एक चीज़ बनाई है यहाँ पे, तो एक तरह से हमारे ये जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना है। तो यहाँ पर हमारे जो कांस्टेंट लगा है ना, वो हमारा लगेगा एसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पूरा क्या है, मिलकर बना है। लेकिन वही अगर हमारा के डी होता तो वो डिसोसिएशन, यानी कि अगर मैं मान लो पी डी से पी डी की शुरुआत, पी डी इससे हम P + D करते हैं, तो यहाँ पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू A + B, तो यहाँ मैं डिसोसिएशन वाला कांस्टेंट लगाता, तो यहाँ पर मेरा के लगा। अब यहाँ पे नॉर्मल देखो, के ए इज ग्रेटर देन के डी की, अगर हमारा जो के ए है वो अगर हमारा के डी से आगे है, तो ये डिनोट करता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है और हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बन रहा है। नहीं समझे, ये ना बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, के ए हमारा होता है एसोसिएशन और के डी हमारा होता है डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब हमारा क्या है, प्रोटीन और ड्रग आपस में जुड़कर क्या है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो अगर हमारा ये बन रहा है तब हमारा के आ रहा है। तो अगर हमारा के ए बड़ा है, यानी कि हमारा जो प्रोटीन ड्रग है कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है
और के डी में हमारा टूट रहा है। तो जब हमारा के ए अगर हमारा बड़ा है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोटीन ड्रग जो है यहाँ पे बन रहा होगा। और अगर ये हमारा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोटीन ड्रग को ये फेवर कर रहा है और हमारी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि आगे चल रही है, यानी कि हमारा जो है पीडी बन रहा है। तो के का मतलब आप यहाँ समझ गए, के मतलब होगा बनना, के डी मतलब होगा टूटना। तो अगर के ए हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बन रहा है। ये समझ गए। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी और आती है, देखो डेरिवेशन के लिए ना आपको कुछ चीज़ें बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम मान लें कि जो हमारा पीटी है वो हमारा होगा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड एंड अनबाउंड प्रोटीन, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है, टोटल प्रोटीन को हम यहाँ पे पीटी से डिनोट करते हैं। तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो पीडी होगा, क्योंकि हमारी जो पीडी जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें हमारा प्रोटीन भी तो प्रेजेंट है ना, तो पीडी बन गया। अब ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होता है। तो हमारा जो सारा का सारा ड्रग है ना, वो यहाँ पे हर एक प्रोटीन से जाके नहीं जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटीन हमारी फ्री होती हैं और बहुत सारा ड्रग भी हमारा फ्री होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि हमको टोटल प्रोटीन लेनी है। तो उसकी वजह से एक तो हमने वो प्रोटीन ले ली जिसके साथ ड्रग बाउंड था, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन तो हमारी है, और एक हमने वो प्रोटीन ले ली जो बची हुई प्रोटीन है, यानी कि जिनके साथ कोई भी ड्रग हमारा बाउंड नहीं है। तो हमने यहाँ पे वो वाला प्रोटीन ले लिया। तो यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू हो गया पी डी जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल वाला पी जो हमारा एक फ्री प्रोटीन है, यानी कि जो प्रोटीन अब तक नहीं जुड़े, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर होता है आर इज इक्वल टू, अगर हमारा आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि सिंपल हमें यहाँ ये पता करना है कि कितना जो ड्रग है, कितने जो प्रोटीन है उसके साथ हमारा ड्रग बाउंड है, और अपोजिट में हमें टोटल रखना है। तो देखो मोल्स के लिए क्या करना होता है, आपको ये फॉर्मूला देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। अब अगर मुझे क्या है, ए का एवरेज निकालना है, यानी कि ए का मोल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ए इज इक्वल टू ऊपर ए लिख दूंगा और नीचे हम टोटल प्रोटीन रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही तो हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास टोटल ये है, अब हमको निकालना है उस प्रोटीन का जिसके साथ हमारा ड्रग बाउंड है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड, यानी कि जिन प्रोटीन के साथ हमारा ड्रग बाउंड है वो। और ड्रग बाउंड वाला प्रोटीन हमारा कौन सा, पीडी वाला है। तो पीडी हम ऊपर रख देंगे, और टोटल हमारा पीटी हमारा टोटल था ना, तो पीटी हम नीचे रख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इन तीनों का जोड़ नीचे रखा, और जिसका हमें ए का निकालना तो हमने ए का ऊपर निकाला, तो मोल ऑफ ए हमारा इस तरह निकलता है। उसी तरह अगर हमें यहाँ टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू हमें पीडी का निकालना है, क्योंकि वो वाले प्रोटीन का निकालना है जिसका ड्रग बाउंड है। तो पीडी इज इक्वल टू नीचे हम रख देंगे टोटल प्रोटीन, यानी कि पीडी प्लस पी, यानी कि दोनों पीटी लिख देंगे। ठीक है, तो अगर पीटी की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा पीटी प्लस पी, यानी कि जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू ए और नीचे हम तीनों, वही फॉर्मूला यहाँ निकला कि हमारा ये पीडी है। तो अगर हमें यहाँ पे पीडी का निकालना है, क्योंकि वो प्रोटीन का निकालना है जो बाउंड है, तो हम यहाँ करेंगे पीडी अपॉन में पीडी प्लस पी, जो हमारे ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, यानी कि कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है वही यहाँ पे लगा रहे हैं। मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये रटने की जरूरत ना पड़े, आपको अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब जो पीडी है ना, इसमें हमने क्या देखा, इक्वेशन नंबर 1 में पी डी इक्वल होता है के ये वैल्यू, तो बस हमें वो वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो जब पी डी की जगह हम यहाँ पर ये के ए और पी और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आर इक्वल टू के ए, यहाँ पे पी डी और इधर ये और प्लस हमारा पी था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो पी वाला टर्म है ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब पी को कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा करके दिखाऊँ इसमें से, तो अगर मैं पी को कॉमन लूँ तो मैंने ये पी कॉमन ले लिया, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा के ए और इधर हमारा डी। ठीक है, ये देंगे। नीचे अगर मैं पी को कॉमन लूँ तो नीचे पी को कॉमन लेने के बाद क्या है, इधर हमारा बनेगा की ए और इधर हमारा डी, और यहाँ से पी ले लेंगे तो यहाँ हमारा बना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मैथ के टर्म्स हैं। अब ये पी से पी कट जाएगा तो हमारा क्या बचा है, यहाँ पे के ए, इधर डी बचा और इधर हमारा के ए डी और प्लस 1। तो ये इक्वेशन हमारी बच रही है। तो ये इक्वेशन हमने क्या यहाँ पे लिख दी, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर एक्चुअल में तो वैसे हमारी यही वाली इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पर मान लो कि जैसे हमारी बाइंडिंग साइट है, ये एक बाइंडिंग साइट के लिए निकली है। अब मान लो जैसे एल्यूमिन था, उसके साथ भाई 4 बाइंडिंग साइट थी, तो हमारे प्रोटीन है उनके पास हो सकता है कि मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स हो। तो हम क्या करेंगे, एन नंबर बोल देंगे, यानी कि जितनी हो वही। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें सिंपल एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एक के लिए निकला था जो मतलब इक्वेशन थी। अब हमें एन नंबर के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आती है आर इक्वल टू एन डॉट के ए डी अपन के ए डी प्लस 1, यानी कि सिंपल हमारा ये निकल आएगा जितना भी हमारे जो प्रोटीन बाइंडिंग की काइनेटिक्स है, यानी कि कितना क्या कैसे है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर जो जितने भी बाइंडिंग साइट्स है वो यहाँ लिख दो 4, और जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिख जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको जो है इस प्रोटीन बाइंडिंग में निकालनी पड़ेगी काइनेटिक्स में। तो सिंपल हमने क्या देखा, हमारे जो पी टी था मिलकर हमारा पी डी बना रहे हैं, इस पर लॉ ऑफ मार्क्स ने अप्लाई किया, हमारा ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी डी इक्वल टू ये वैल्यू बन गई, सबके बारे में लिखा। उसके बाद हमारा के ए के
KD से बराबर है, मतलब हमारी प्रोटीन बाइंडिंग बन रही है। तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, PT टोटल लेंगे, टोटल मतलब PD प्लस ये है। अब हमको मोल्स निकालने हैं, मोल्स किसके निकालने हैं, यानी कि एक तरह से एवरेज निकालना है किसका, वो ड्रग का जो हमारा बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे PD इक्वल टू PD प्लस PT ये निकल आया। अब यहाँ पे PD की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पुट कर देंगे, जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे ये, फिर सब में से हम क्या करेंगे, अपने P को कॉमन ले लेंगे, P को कॉमन लेंगे, ये वैल्यू बनेगी, इसको P से P कट के हमारा ये आ जाएगा, जो वैल्यू यहाँ लग गई। अब ये हमारा 1 मोल के लिए था। अब हमें बाइंडिंग ऑफ साइड पर भी मल्टीपल हो सकती है, तो जितने भी हो उसके लिए हम n नंबर लिख देंगे, तो हमारे ये पूरी इक्वेशन यहाँ बन के आ जाती है। तो वैसे तो आपके लिए मोर देन इतना इनफ है, आपको काइनेटिक्स आता है, इतना लिख कर आ जाओगे, आपको भाई बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसके ग्राफ भी आते हैं, तो देखो ग्राफ वगैरह समझाना ये सब ना बहुत टफ आपके लिए कंफ्यूज आते हैं, बस मैंने यहाँ बना दिए हैं। तो अगर कभी आता है ना, आपको कुछ नहीं करना, आप ये पूरा काइनेटिक लिख कर आओ और आखिरी में आप ग्राफ लिख देना, तो डायरेक्ट प्लॉट, स्टैचर्ड प्लॉट, क्लॉट्स पर हिटजॉग और सब में एक ऐसा 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 ऐसा, बस इस तरह बना के आ जाओगे। ये मतलब एक तरह से ट्रिक मान लो कि आपके भाई नंबर नहीं घटेंगे अगर आप ये बना के आ जाओगे। अगर मान लो ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो आपको 4 नंबर बहुत आराम से दे देगा, और अगर ये बना के नहीं आते तो हो सकता है 3 साढ़े 3 दे, तो ये आधा 1 नंबर आपका और बढ़वा देगा। तो बस याद कर लो ऐसे ऐसे और आप इसको बना के आ जाना। तो अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो ये मेनली क्या है ना कि अब जो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है। तो पहली बात वही एब्जॉर्प्शन में, जो मैंने सबसे पहला ही टर्म आपको समझाया था कि ये हमारी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, इससे हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो चलती रहती है। जो स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि अगर हमारा जो 500 mg हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 1500 इसको मतलब डिस्टर्ब करता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो बाउंड ड्रग है उसकी लो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, अगर कोई ड्रग हमारा बाउंड है तो भाई उसकी क्या है, वो भाई मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो ये सारी मैंने आपको बता दी, जैसे मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, तो अगर कोई बाउंड ड्रग है तो मेटाबोलाइज नहीं होगा, फ्री ड्रग ही हमारा होगा। ये सारी बात है। एलिमिनेशन में क्या है, अगर हमारा कोई अनबाउंड या फ्री ड्रग है ना, वही सिर्फ एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर कोई हमारा बाउंड ड्रग है तो वो एलिमिनेट ही नहीं होगा अच्छे से। सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी में क्या है, जैसे हमारा जो लाइपोप्रोटीन है ना, वो एज अ व्हीकल की तरह काम करता है। तो जो हमारे वाटर इंसोल्यूबल वाले जो हाइड्रोफोबिक हमारे ड्रग्स हैं, जैसे हेपारिन स्टेरॉइड, इसको पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। डायग्नोसिस पर्पज से देखा जाए तो जैसे हमारा क्लोरीन एटम है, क्लोरोक्विन वगैरह हो गए, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और वो हमारी आई वगैरह या फिर थायराइड ग्लैंड वगैरह की डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। और लास्ट हमारा ड्रग टारगेटिंग है, तो जैसे लाइपोप्रोटीन के साथ हम अपने ड्रग को कोई भी स्पेसिफिक जगह पे भेज सकते हैं। नैनो जेल्स वगैरह ये सब आप आगे बढ़ोगे। तो ये कुछ हमारे काम है जो प्रोटीन बाइंडिंग और ड्रग की वजह से होते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में आपको सब बताता रहा ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप अब आपको जो है पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको जो है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में लिखना पड़ेगा, कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इतनी तक देर तक वीडियो देखी है तो भाई बताओ कैसा लगा यार, थोड़ा सा बोल दो। बाकी मेहनत टाइम तो लगता ही है। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट, और इस बार हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन वाइज आपको सारा कुछ जो है प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।